हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई मूवी की स्टोरी लेके, जिसका नाम है टाइगर नागेश्वर राव। और ये एक तमिल मूवी और 2024 में रिलीज़ हुई है। और इस मूवी की स्टोरी एक रियल थीफ के ऊपर बेस्ड करती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा थीफ था। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि स्टुअर्टपुरम के डीएसपी विश्वनाथ को अर्जेंटली दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में उनको पीएम हाउस में कॉल किया जाता है। और वहाँ पे आईबी के बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं। आईबी ऑफिसर रघवेंद्र बगैर किसी देरी के डीएसपी से नागेश्वर राव के बारे में पूछना शुरू करता है। डीएसपी बताता है कि नागेश्वर राव वो चोर है जो कि फोन करके पहले ही चोरी करने के बारे में बता देता है और फिर चोरी करके दिखाता है। और डीएसपी ये भी बताता है कि कैसे उसने पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद ट्रेन को लूट के दिखाया और ये चोरी उसने चलती हुई ट्रेन से की थी। आईबी ऑफिसर डीएसपी से उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगता है, जिस पर डीएसपी बताता है कि उस पे जो पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था वो भी मर्डर का हुआ था, और वो भी उसके बाप के मर्डर का। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नागेश्वर राव अपने फादर के साथ स्टुअर्टपुरम के सबसे बड़े डॉन यल्ला मंडल से मिलने जाता है। बेसिकली स्टुअर्टपुरम वहाँ के चोरों का गार्ड होता है और ज्यादातर चोर यल्ला मंडल के अंडर ही काम करते हैं। यल्ला मंडल नागेश्वर राव के फादर को एक बंगले का एड्रेस देता है जिसमें बहुत सारा पैसा है और उसको वहाँ चोरी करने का कहता है। सो नागेश्वर राव अपने फादर के साथ और भाई के साथ चोरी के लिए निकल पड़ता है। वो चोरी करके भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ के गार्ड उसके फादर को देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। सो नागेश्वर राव अपनी जान बचाने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने फादर का गला काट के सारा उसके साथ ही ले जाता है। और ये नागेश्वर राव का जिंदगी का पहला मर्डर होता है। जिसके बाद नागेश्वर राव स्टुअर्टपुरम के सबसे बड़े चोरों के ट्रेनर काली के पास ट्रेनिंग हासिल करने के लिए चला जाता है और वहाँ पे चोरी करने की ट्रेनिंग हासिल करता है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यल्ला मंडल स्टुअर्टपुरम के मुख्तलिफ एरियाज की नीलामी कर रहा होता है और नीलामी जीतने वाले ही चोर सिर्फ उन एरियाज में चोरी कर सकते हैं। वहाँ पे नागेश्वर राव भी मौजूद होता है। नीलामी चल ही रही होती है कि वहाँ पे एक बंगाली स्मगलर आता है। वो यल्ला मंडल से मदद की अपील करता है और उसे बताता है कि उसका सोना कस्टम वालों ने पकड़ लिया और अगर कोई भी चोर कस्टम वालों से उसका सोना छुड़ा के लाएगा तो वो उसको मुंह मांगी कीमत देगा। और वो यल्ला मंडल से ये भी कहता है कि उसके लिए काम मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यहाँ का मंत्री भी है। लेकिन यल्ला मंडल का भाई ये काम करने से मना कर देता है और वो ये कहता है ये काम काफी रिस्की और इसे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पास ही खड़ा नागेश्वर राव ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिस पर यल्ला मंडल का भाई गुस्से में उसे कहता है कि अगर वो ये काम नहीं कर सका तो उसको सबके सामने उसका मूत पीना पड़ेगा। जबकि नागेश्वर राव जवाब देते हुए कहता है कि अगर उसने ये काम कर दिखाया तो उसको भी सारे चोरों के बराबर कुर्सी पे बैठने की जगह दी जाएगी। उसके बाद नागेश्वर राव कस्टम ऑफिस में आग लगाने के बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला बन के घुस जाता है और बंगाली बाबू का सोना निकाल के ले आता है। चोरी कामयाब होने की वजह से यल्ला मंडल को अब नागेश्वर राव को अपने साथ बैठने की जगह देनी पड़ती है और यहाँ से यल्ला मंडल और नागेश्वर राव के दरमियान दुश्मनी का आगाज हो जाता है। फिर हमें मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक दिन नागेश्वर राव जब अपने भाई का केस सुनने के लिए कोर्ट में मौजूद होता है तो वहाँ पे उसकी एक वेश्या से मुंहमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सीआई मौली और नागेश्वर राव के दरमियान काफी ज्यादा हाथापाई होती है। नागेश्वर राव सीआई मौली पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उसको गिराने के बाद उसकी आंख को पत्थर मार के जख्मी कर देता है। नागेश्वर राव का भाई जेल से छूटने के बाद नागेश्वर राव को बताता है कि उसको जेल में पता चला है कि मद्रास के एक पोर्ट पे हजारों टन सोना आने वाला है। एक दिन नागेश्वर राव जब ट्रेन में सफर कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात सारा नाम की लड़की से होती है और सारा को देखते साथ ही नागेश्वर राव को उससे मोहब्बत हो जाती है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टुअर्टपुरम के कुछ यंग स्टूडेंट्स तंबाकू की फैक्ट्री लगाने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं और इसके लिए उनकी सपोर्ट फाइनेंशियली नागेश्वर राव कर रहा होता है। नागेश्वर राव सारा से मिलने के लिए उसके कॉलेज में उसका इंतजार कर रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि नागेश्वर राव की वजह से ही सारा की शादी टूट जाती है, क्योंकि शादी के दिन ही नागेश्वर राव ने जहेज में मिलने वाले पैसों को चुरा लिया होता है। नागेश्वर राव सारा से मिल के उसके जहेज के पैसे उसको लुटा देता है और सारा के सामने एक सवाल रखता है और पूछता है कि क्या वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसने जहेज के पीछे उसको छोड़ दिया, या एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहेगी जो उससे हमेशा सच बोलता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा के फादर को यल्ला मंडल के लोग धमका रहे होते हैं और सारा को उठा के लेके जा रहे होते हैं और तब ही वहाँ पे नागेश्वर राव आके सारा को बचाता है, जिसके बाद से सारा भी नागेश्वर राव से मोहब्बत करने लग जाती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नागेश्वर राव का भाई मद्रास गैंग के एक सदस्य से आने वाले सोने के बारे में पूछ रहा होता है और वो उन्हें आने वाले सोने के बारे में सारी डिटेल्स दे देता है। नागेश्वर राव सोना चुराने के लिए निकल ही रहा होता है कि वहाँ पे सारा भी आ जाती है और वो उसको बताती है कि उसके पिताजी शादी के लिए राजी नहीं है और अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसको भाग के शादी करना पड़ेगी। जिस पर नागेश्वर राव उसको बताता है कि ये चोरी करना उसके लिए बेहद ज़रूरी है और साथ ही उसे वादा करता है कि वो कल चोरी करने के बाद स्टुअर्टपुरम के रेलवे स्टेशन पे उससे मिलेगा। और नागेश्वर राव मद्रास पोर्ट में पहुंच के सोना चोरी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मद्रास के गैंग के लोग उसके 2 साथियों को पकड़ लेते हैं। नागेश्वर राव वहां आकर अपने दोनों साथियों को छुड़ा के भाग निकलता है और ये बात यल्ला मंडल तक पहुंच जाती है। ये जानने के बाद यल्ला मंडल स्टुअर्टपुरम की हर चौकी पे पुलिस तैनात कर देता है, जिसकी वजह से नागेश्वर राव को अपने साथियों के बगैर ही स्टुअर्टपुरम के रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ता है। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहाँ पे मद्रास पुलिस और यल्ला मंडल का भाई पहले से मौजूद होते हैं। मद्रास पुलिस नागेश्वर राव को पकड़ लेती है और यल्ला मंडल का भाई सारा को अपने साथ ले जाने की बात कर रहा होता है और ये सुनने के बाद सारा ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें मद्रास जेल दिखाया जाता है, जहां का जेलर ये देखकर हैरान हो जाता है कि नागेश्वर राव जेल की 18 फीट की दीवार कूद के भाग निकला है और तभी से नागेश्वर राव टाइगर नागेश्वर राव के नाम से मशहूर हो गया था। ये सब बताने के बाद डीएसपी आईबी ऑफिसर से पूछता है कि आखिर आप नागेश्वर राव की इतनी डिटेल्स क्यों ले रहे हैं, जिस पर आईबी ऑफिसर चौहान डीएसपी को बताता है कि नागेश्वर राव ने उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर पीएम हाउस से चोरी करेगा। चौहान डीएसपी को लेकर अपने साथ पीएम हाउस चले जाता है, जहां उसने सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रखी होती है ताकि जैसे ही नागेश्वर राव आए तो उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन 2 दिन का टाइम गुजरने के बाद भी नागेश्वर राव वहाँ पे नहीं आता, जिसके बाद चौहान काफ़ी प्राउडली डीएसपी को कहता है कि यह है तुम्हारा स्टुअर्टपुरम का सबसे बड़ा चोर जो चोरी करने से पहले ऐलान करके आता है और कोई भी पीएम की सिक्योरिटी को आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और तब भी चौहान और डीएसपी देखते हैं कि पीएम अपने हाउस से निकल के ऑफिस के लिए निकल पड़ती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चौहान देखता है कि वेटर पीएम के रूम में जूस लेके जा रहा होता है और ये देख के वो हैरान हो जाता है कि पीएम तो ऑफिस के लिए निकल गई हैं, लेकिन ये वेटर जूस किसके लिए लेके जा रहा है। और वो उससे पूछता है कि तुम जूस किसके लिए लेके जा रहे हो, जिस पे वेटर जवाब देता है कि ये जूस पीएम ने मंगाया है। ये जानने के बाद फौरन से चौहान पीएम के रूम की तरफ भागता है। वहाँ जाके देखता है कि पीएम अपने रूम में मौजूद है। अब चौहान गाड़ी का पीछा करता है और गाड़ी में भी देखता है कि पीएम अपनी गाड़ी में मौजूद है, यानी उसने रूम में जिस पीएम को देखा था वो पीएम नहीं बल्कि नागेश्वर राव था। अब चौहान पीएम ऑफिस में मौजूद सारे स्टाफ को इकट्ठा करने का कहता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि सारे तो मौजूद हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ डीएसपी के साथ आया हुआ ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था। जिस पर डीएसपी जवाब देता है कि मेरे साथ तो कोई ड्राइवर आया ही नहीं था, बल्कि जो भी ड्राइवर था वो आप ही के डिपार्टमेंट का ड्राइवर था। यानी नागेश्वर और डीएसपी का ड्राइवर बन के पीएम हाउस में घुसा था और उसने अपना काम सरअंजाम दिया। अपनी सिक्योरिटी की नाकामी देखने के बाद पीएम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं और अपनी सिक्योरिटी टीम को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत भी करती हैं। जिसके बाद वो चौहान को नागेश्वर राव की दी गई चिट्ठी देती हैं, जिसमें लिखा होता है कि मैंने जो बोला था वो मैंने करके दिखाया और मैंने आपकी बहुत ही कीमती चीज़ चुरा दी है। ये जानने के लिए कि आखिर नागेश्वर राव ने क्या चुराया है, चौहान अपना रूप बदल के स्टुअर्टपुरम पहुंच जाता है, जहाँ पे वो काली से मिलता है। जहाँ काली से उसके स्टुअर्टपुरम के असल हालात पता चलते हैं कि कैसे 2 वक्त के खाने के लिए उन्हें रोज चोरी करना पड़ती है और पुलिस आए दिन उनको मारती है, पीटती है और झूठे केसेस में उनका नाम डाल देती है। और स्टुअर्टपुरम की इसी बदनामी की वजह से कोई भी कॉलेज और स्कूल उनके बच्चों को एडमिशन नहीं देता। सो इसी वजह से हमारे बच्चे नस्ल दर नस्ल चोरी करते आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई और काम नहीं कर सकते। और ये तमाम हालात देखने के बाद नागेश्वर राव ने फैसला किया था कि वो स्टुअर्टपुरम के बच्चों को पढ़ाएगा और उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा वो उठाएगा। सो वो जितनी भी चोरियां करता है उससे मिलने वाले पैसों से वो स्टुअर्टपुरम के बच्चों की पढ़ाई के एक्सपेंस पूरे करता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद और एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उनका ताल्लुक स्टुअर्टपुरम से था और उनको जॉब के लिए कहीं से भी पुलिस की क्लैरिफिकेशन नहीं मिली। जिसके बाद गाँव के जवानों ने फैसला किया कि वो अपने लिए एक तंबाकू की फैक्ट्री लगाएंगे जहाँ पे स्टुअर्टपुरम के लोग जॉब कर सकेंगे और यूं वो हमेशा हमेशा के लिए चोरी छोड़ देंगे। सो नागेश्वर राव ने मद्रास से जो सोना चोरी किया था वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए चोरी किया था और पुलिस की इतनी मार सहने के बावजूद भी उसने नहीं बताया था कि आखिर उसने सोना कहाँ छुपाया है। सो यल्ला मंडल ने सोने के बारे में पता लगाने के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स को उठा लिया था और उन स्टूडेंट्स को मार मार के सोने के बारे में पता लगा लिया था कि आखिर नागेश्वर राव ने सोने को कहाँ छुपाया है। जिसकी वजह से जेल से भागने के बाद नागेश्वर राव ने यल्ला मंडल के भाई और उसके 24 साथियों को कुल्हाड़ी के वार से मार दिया था और यल्ला मंडल को भी कुल्हाड़ी से बुरी तरह जख्मी कर दिया था।
जिसके बाद उसने अपने पिताजी के दोस्त के घर पनाह ले ली थी, जहां उसकी मुलाकात मणि से हुई थी, जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन नागेश्वर राव का दोस्त उसको आके बताता है कि यल्ला मंडल जबरदस्ती गांव के लोगों का नाम झूठे केसों में डाल रहा है, ताकि कभी भी वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई ना कर सके और हमेशा के लिए चोर बन के रह जाएं। ये जानने के बाद नागेश्वर राव वहाँ पे पहुंच जाता है और यल्ला मंडल के ऊपर गन पाउडर फेंक देता है, और वो यल्ला मंडल से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने फैक्ट्री लगे और तुम्हारे सामने गाँव के लोग चोरी छोड़ के नौकरी करना शुरू कर दें, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहीं यल्ला मंडल का करीबी साथी उसको सीआई मौली की हेल्प लेने का कहता है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन वैश्या के साथ सीआई मौली ने मिसबिहेव किया था, जबकि नागेश्वर राव ने तो उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ मणि नागेश्वर राव से अपने मोहब्बत का इजहार करती है, जिसके बाद नागेश्वर राव जवाब देता है कि उसको पुलिस किसी भी वक्त उसको मार सकती है और उसका फ्यूचर नागेश्वर राव के साथ सेफ नहीं है। जिसमें मणि जवाब देती है कि चाहे जो भी हो जाए वो शादी सिर्फ उसी के साथ करेगी और किसी के साथ नहीं करेगी। और यूं नागेश्वर राव मणि से शादी के लिए राजी हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ यल्ला मंडल सीआई मौली को बुला के नागेश्वर राव के शूट आउट के ऑर्डर जारी कर देता है, और इस तरह सीआई मौली नागेश्वर राव के एक साथी को पकड़ के मारना शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर एक हवलदार काली को आकर बताता है कि सीआई मौली बहुत जल्दी गांव पे रेड करने वाला है, और उसको मणि के बारे में भी पता चल गया है। मणि उस वक्त प्रेग्नेंट होती है और मणि को काली ने कुएं के अंदर छुपाया हुआ होता है। वो इससे पहले कि मणि को कुएं से बाहर निकाल के कहीं और शिफ्ट करता, वहाँ पे सीआई मौली पहुंच जाता है, और वो मणि को चरपाई पे लटा कर उसके पैरों पे हथकड़ी लगा देता है ताकि वो बच्चों को जन्म ना दे सके। और ये देख के गाँव की औरतें उसके पैर भी पकड़ती है, लेकिन सीआई मौली उसको नहीं छोड़ता। ये सब देखते हुए चौहान उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी से एक लेडी जिसका नाम हेमलता होता है उतरती है। वो बड़ी बहादुरी से सीआई मौली से बात करती है, और ये देख के लोग काफ़ी जोशीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीआई मौली को वहाँ से अपनी जान बचा के निकलना पड़ता है। हेमलता बेसिकली एक सोशल वर्कर होती है, और वो चाहती है कि नागेश्वर राव अपने सारे काम छोड़ के सरेंडर कर दे, और इसलिए वो काफ़ी दफ़ा नागेश्वर राव से मिल भी चुकी होती है। लेकिन नागेश्वर राव से यही कहता है कि अगर स्टुअर्टपुरम के लोगों को उनका हक मिल जाएगा तो वो ये सारे काम छोड़ देगा। जिसके बाद हेमलता ने गांव की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और हेमलता की एफर्ट्स की वजह से गांव के लोगों को उनके बेसिक राइट्स मिलना शुरू हो गए थे, जिनमें पक्की सड़कें और बिजली शामिल थे। दूसरी तरफ नागेश्वर यल्ला मंडल के खास आदमी से ये पता करने में कामयाब हो जाता है कि आखिर यल्ला मंडल ने सोना कहाँ छुपाया है, और उसे पता चल जाता है कि यल्ला मंडल ने सोना एक बैंक के लॉकर में छुपाया हुआ है। और तभी वहाँ मणि भी आ जाती है। नागेश्वर राव अपने बेटों से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मणि नागेश्वर राव को सरेंडर करने का कहती है, और वो बताती है कि गांव में फैक्ट्री का काम स्टार्ट हो गया है, सो वो अब सरेंडर कर सकता है। जिस पे नागेश्वर राव जवाब देता है कि वो सरेंडर नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी गांव के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना बाकी है। सो मणि नागेश्वर राव के बगैर ही गाँव पहुँच जाती है, और ये देखकर गाँव में मौजूद कमिश्नर और हेमलता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और कमिश्नर गुस्से में कहता है कि ये नागेश्वर राव का आखिरी चांस था, और साथ ही वो सीआई मौली को नागेश्वर राव को शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देता है। ये जानने के बाद मणि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और वो कमिश्नर से कहती है कि वो नागेश्वर राव का असल पता बता देगी, लेकिन इसके लिए उसको शूट एट साइट का ऑर्डर वापस लेना होगा। और वो कमिश्नर को बता देती है कि नागेश्वर बैंक लूटने के लिए जा रहा है। और तभी वहाँ पे काली भी आ जाता है, और काली को पता चलता है कि मणि ने नागेश्वर राव का ठिकाना बता दिया है। दूसरी तरफ नागेश्वर राव जब बैंक लूट के वापस आ रहा होता है तो सीआई मौली उस पर अटैक कर देता है। गांव के लोग काली को कहते हैं कि मणि ने सही किया है, जब अब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों नागेश्वर राव को चोरी करने की ज़रूरत है, और अच्छा ही होगा कि पुलिस उसको पकड़ ले। ये सुनने के बाद काली अब सब कुछ सच सच बताना शुरू करता है, और बताता है कि किस तरह नागेश्वर राव ने हमेशा चोरी गांव की बेहतरी के लिए की, और बताता है कि गांव में बिजली और सड़कें पक्की उसकी वजह से हुई हैं, क्योंकि नागेश्वर राव गांव में चोरी करके भाग जाता था और पुलिस वाले उसका पीछा नहीं कर पाते थे, जिसके बाद पुलिस की रिक्वेस्ट करने के ऊपर सरकार ने तुम्हें बिजली और पक्की रोडें दी हैं, और ये सब नागेश्वर राव ने अपनी जान पर खेल के तुम लोगों के लिए हासिल किया है। और ये भी बताता है कि फैक्ट्री लगाने के लिए जिस शख्स ने पैसे डोनेट किए हैं उसी के लिए नागेश्वर राव बैंक में सोना चोरी करने गया है। दूसरी तरफ चौहान पीएम ऑफिस जाके पीएम को सारी रिपोर्ट देता है, और बताता है कि नागेश्वर राव ने आपके घर चोरी करने का प्लान इसलिए बनाया था ताकि हम उसकी तरफ जाके वहाँ के हालात देख सकें और उसके गांव के लिए कुछ कर सकें। दूसरी तरफ नागेश्वर राव पुलिस से बचते बचाते अपने ठिकाने तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका साथी अपने साथ खड़ी हुई लड़की को कहता है कि ये पुलिस का खबरी है, तुम इसको पकड़ के रखो ताकि मैं नागेश्वर राव को जाके बुला सकूं। लेकिन वो सीआई मौली को बुला के लाता है और नागेश्वर राव को उसके हवाले कर देता है। अब नागेश्वर राव यल्ला मंडल के कब्जे में होता है, और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें गाँव में फैक्ट्री नहीं लगाने दूंगा और तुम्हारे सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर कर दूंगा।
तब यल्ला मंडल को दिल्ली से कॉल आती है और पता चलता है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ना सिर्फ पार्टी से निकाल दिया गया बल्कि उसकी असेंबली की सीट भी कैंसिल कर दी गई है। ये जानने के बाद यल्ला मंडल नागेश्वर राव को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नागेश्वर राव उसको पकड़ लेता है और यल्ला मंडल का गला दबाकर उसको मार देता है। मौली ये देखकर नागेश्वर राव पे फायर करना शुरू कर देता है। नागेश्वर राव मौली से गन छीन कर उसको भी मार देता है। तब तक गाँव के लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा गमज़दा होता है कि नागेश्वर राव मर चुका है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें यह भी क्लियर किया जाता है कि नागेश्वर राव ने अपने पिताजी को अपने पिताजी के कहने पे ही मारा था और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मारा था ताकि गांव के बाकी लोग यल्ला मंडल से बच सकें। होप करता हूँ आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।